हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 जो हमारा 20 अप्रैल है उसकी सेकंड शिफ्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 12:30 से 1:30 बजे के बीच में हुई थी। इससे पहले की जितने भी शिफ्ट है उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो बाकी के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और अभी रिसेंट में एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 4 और 6 है, उनके जो मैथ सेक्शन है उसका भी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो आने वाले जो भी एग्जाम है, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, एनटीपीसी हो गया, उन सब के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। और पता ही है कि आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है। आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करनी है और लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको लगे कि कुछ हेल्पफुल कंटेंट है तो लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो। देखो, क्वेश्चन मेरे पास हिंदी में अवेलेबल हैं, क्योंकि देखो मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं बाइलिंगुअल क्वेश्चंस को टाइप कर सकूं। तो पर मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आए, क्योंकि देखो मैथ्स में इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है हिंदी इंग्लिश का। मैं आपको जो भी क्वेश्चन लगेगा कि ये आपको इंग्लिश में बताना चाहिए तो मैं आपको टर्म बताते चलूंगा। देखो हमें यहाँ पे दिया गया √x-1/√x, इसकी वैल्यू √5 है और हमसे ये पूछा है। देखो एक्स की घात 4 + 1/x² पूछा है, तो यहाँ से क्या हम एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर बच जाएगा x³ + 1/x³। और नीचे से भी हम x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा x + 1/x। और x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं x को हटा ही देता हूँ जब कैंसिल होगा तो। अब हमें ये टर्म निकालनी है। देखो यहाँ से आप इसका स्क्वायर करोगे तो x + 1/x कितना मिल जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 + 2 7। ये तो हमारा x + 1/x आ गया। और x³ + 1/x³ भी आप आसानी से निकाल लोगे। क्या होता है k³ - 3k, तो 7 का क्यूब 343 -3 × k 21। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 और 34 में से 2 गया तो 32, 322 आ गया। तो देखो ये हो जाएगा 322/x + 1/x कितना है 7। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, 7 × 4 = 28, बचे 4, 42, 7 × 6 = 42, 46, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि रमन चॉइस की स्पीड से जाता है तो क्या हो रहा है कि 5 मिनट अपने बचा लेता है। ठीक है, 5 मिनट इसने बचा लिए। आगे बोल रहा है कि 30 की स्पीड से जाता है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है कार्यालय। तो 27 की स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लेगा। देखो इसमें डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो है वो रिवर्स हो जाते हैं। तो स्पीड अगर हमारी चॉइस से 30 है तो जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 30 से चॉइस हो जाएगा। तो इस रेशियो को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, 6×4 = 24। तो इसने टाइम कितना सेव किया है, 1 यूनिट। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 1 यूनिट है वो कितना है, 5 और 4 9 मिनट हो गए हमारे, मिनट में था ये हमारी वैल्यूज दोनों। ठीक है, और देखो ये 9 मिनट कैसे आई, हम क्या करते हैं दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, वो तो 9 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 मिनट है, यानी यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या होगा, हमारा 45 मिनट ले रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा स्पीड है, हमारे पास टाइम है, तो डिस्टेंस निकल जाएगी। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है हमारी 24 फर्स्ट केस में और टाइम ले रहा है 45 मिनट। मिनट को आवर में बदल दूंगा, 60 से भाग दे दूंगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60 और 4 × 6 = 24, 6 × 3 = 18। डिस्टेंस आ गई हमारी 18। तो बोल रहा है कि 18 की दूरी है वो 27 की स्पीड से जा रहा है, तो टाइम कितना लेगा, ये आवर में आ जाएगा। 9 दूनी 18, 9 तेईस 27, 2/3 आवर। और आवर को हम मिनट में बदल लेते हैं क्योंकि हमसे पूछा है कि मिनट में कितना टाइम लेगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40, 40 मिनट आ जाएगा हमारा टाइम। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड गिवन है। वो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, बोल रहा है कि दुकानदार किसी मशीन पर 18% का अगर डिस्काउंट देता है और इतने रुपए में बेच देता है, यदि वे कोई छूट नहीं देता तो उसे 18% का लाभ होता। ओके, देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसका MP 100 था। अब क्या हुआ कि इसने 18% की छूट दे दी, यानी कितने में बेच दिया, 82 में बेच दिया। उसके बाद इतने में बेच दिया, यानी 82 की वैल्यू हमें दी गई है 48380। ठीक है, यहाँ से हम पहले तो निकाल लेते हैं कि इसका मार्क प्राइस कितना था। तो देखो ये अगर 82 है तो 41 से कटना चाहिए, 41 दूनी 42, 41 एकम 41, बचे 7। अब 73 हो जाएंगे और 41 एकम 41 बार जा पाएगा ये, तो कितना बच जाएगा, ये 3 में से 1 2, 7 में से 4 32। अब हम ये वाला 8 उतारेंगे, देखो 41 का 8 टाइम यही होता है, तो ये 8 टाइम चले जाएगा और ये 0। तो ये आ गया 1180। लेकिन 1180 पता है अभी किसकी वैल्यू आई हमारी, 41 से काटा था हमने, तो अब इसको 2 से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1180 का आधा। तो 1180 का आधा कितने हो जाएंगे, 2 पंजे 10 और दूना में 18, 590 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 590 आ गई। तो यहाँ से इसका मतलब है हमारी जो 100 यूनिट है इसकी वैल्यू 59,000 आ जाएगी, यानी इतना इसका मार्क प्राइस था। आगे बोल रहा है यदि वह छूट नहीं देता तो उसे 18% का लाभ होता, यानी कोई डिस्काउंट नहीं देता। इसका मतलब है जो मार्क प्राइस है वही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता, तो जो हमारा लाभ है वो 18% होता। 18% लाभ का मतलब क्या है कि अगर हमारा CP 100 रहा होगा तो जो हमारा SP है, या जो इस SP और इसमें दोनों चीज़ें सेम है,
ये कितना रहा होगा हमारा, 118 रहा होगा, क्योंकि 100 पे 18 का लाभ है। तो 118 की वैल्यू ये है। देखो ये कितना टाइम है, आपको डायरेक्ट समझ आ रहा है कि ये 5 और ये 18, 5 टाइम है पूरा। तो 5 टाइम आ जाएगा और 2 जीरो इसके साथ चिपक जाएंगे। तो 100 की वैल्यू पूछा है, क्योंकि हमसे पूछा है कि सीपी क्या है इसका। तो 100 क्या हो जाएगा, इसके साथ 2 जीरो और चिपका देते हैं तो 50,000 हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 गिवन है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक नंबर है 48K2048P6। ये है 11 गुणा 9, 99 से डिविजिबल है। कितने अंक है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का है। तो यहाँ इसके साथ एक जीरो और चिपका लेते हैं हम, ठीक है। आगे बोला कि 99 से डिविजिबल है, तो के और पी के वैल्यू बता दो। देखो कोई कंडीशन नहीं दी है, तो आपको पता है कि कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल होगा तो एक तो हमारे पास क्या है, सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट अगर हम इसका देखें, ठीक है, तो देखो 9 का देखें तो 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 और 8 कितने हो गए हमारे 26, 26 और 6 कितने हो गए 32, 32 तो ये हो गए प्लस पी प्लस के। ये डिविजिबल होना चाहिए 9 से, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। देखो इसमें से 9 का मल्टीपल हटा देते हैं तो 27 तक तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 5 ही लिख देते हैं कि 5 प्लस पी प्लस के है, ये हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो दूसरी कंडीशन को भी हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि एक कंडीशन से हम दोनों वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, बोले कि जो 11 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि जो इनका डिफरेंस आएगा ऑड प्लेस पर और इवन प्लेस पर, उनका डिफरेंस है या तो 11 से मल्टीपल होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब मैंने आपको हर एक सवाल में यही तरीका बताया कि या तो आप ऑड और इवन पे प्लेस पे हैं उनका सम करके डिफरेंस ले लो, या फिर आप ऐसे ही एक साइड में या तो रिवर्स या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्ट डिफरेंस ले लो, क्योंकि बाद में भी हमें डिफरेंस ही लेना होता है। तो 4 माइनस 0 4 प्लस यहाँ पे आएगा k माइनस 8, तो यह आ जाएगा k माइनस 8। यहाँ पे आएगा 0 माइनस 2 तो माइनस 2, यहाँ पे आएगा 8 माइनस 4 तो 4, और यहाँ पे आएगा 6 माइनस पी। ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि ये कितना निकल के आ रहा है। देखो ये आएगा -8 और -2, माइनस का तो 10 है और ये प्लस का 10 है, 6 और 4 10, यानी इतना तो पूरा कट पिट गया है। बचा क्या है, 4 बचा है, k बचा है और p बचा है, यानी ये बचा है हमारे पास 4 प्लस के माइनस पी। डिविजिबल होना चाहिए 11 से, ठीक है। देखो अब क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है हमारी। एक तो हमारे पास ये है कि जो हमारा p प्लस के 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो p प्लस के क्या क्या हो सकता है, ठीक है। देखो 9 से डिविजिबल होने के लिए इसको 9 बना सकते हैं, तब तो ये 4 हो जाएगा। फिर 9 नहीं होगा तो इसको 18 बना सकते हैं, जब 18 बनाएंगे तो 5 ही है, तो p प्लस के 13 भी पॉसिबल है हमारा, ठीक है। दूसरा ये है कि इसको जब हम 27 बना दे, अब चूंकि p और k हमारे एक सिंगल प्लेस की वैल्यू है, यानी एक डिजिट है हमारे, तो 9 से ज्यादा हो नहीं सकते। अगर 9 9 भी होंगे तो ये 18 और 5 23 तक ही पहुंच पाएंगे। तो इससे तो हमारी सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या सीन है। देखो यहाँ पे एक तो तरीका है कि इनका जो ये -4 हो जाए, यानी k माइनस पी है, ये क्या हो जाए, या तो हमारा -4 हो जाए, तो तब हमारी बात बन जाएगी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, -4 होगा तो। या फिर अगर हम प्लस में ही जाना है हमें, तो क्या हो सकता है कि जो k माइनस पी हमारा 7 हो सकता है, क्योंकि 7 होगा तो ये 4 7 11 हो जाएंगे। या फिर 22, जो कि 22 हो नहीं सकता है, तो k माइनस पी 7। तो ये सारी वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ हम अगर निकालना चाहें तो वैसे तो एक से ज़्यादा केस बन रहे हैं, लेकिन अगर हम फर्स्ट केस को ही उठाएं, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन तो दी नहीं है, तो अगर हम p प्लस के को 4 लेते हैं, p प्लस के को 4 लेते हैं, और यहाँ पे क्या है, देखो ये k माइनस पी -4 है, ये है k माइनस पी है -4। अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो क्या हो जाएगा, हमारा p से p कट जाएगा, तो 2k बराबर 0, यानी इस केस में तो k हमारा 0 आ जाएगा, तो k गुणा p 0 आ जाएगा। देखो पहली वाली कंडीशन से तो हमारी वैल्यू 0 आ गई। और अगर हम देखना चाहें तो अगर हम p प्लस क्यू के साथ ये दूसरे वाले टर्म लेते हैं, तो p प्लस क्यू हमारा जब 4 है और k माइनस पी हमारा क्या है यहाँ पे, सॉरी दूसरी वाली टर्म ले रहे हैं ना हम, यानी k माइनस पी को हम लेंगे 7। तो अगर यहाँ पे देखना चाहें तो p से p कट जाएगा, तो 2k की वैल्यू आ जाएगी 11/2, ठीक है। तो देखो 11/2 ये सब तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि p और क्या है, एक हमारे पूर्णांक है, ठीक है। तो ये वाला केस हमारा हो जाएगा गलत, तो फिर हमारा यही पहला वाला केस ही सही होगा, ठीक है। और देखो इन दोनों से भी हम निकालेंगे तो 13 और -4 9 आ जाएगा, इसमें भी हमारा पूर्णांक नहीं आएगा, तो ये वाला केस भी हमारा गलत हो जाएगा। एक तो हमारा ये केस सही बनेगा, ये केस सही बनेगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। अच्छा क्वेश्चन था ये एक, मैंने इसकी आपको सारी पॉसिबिलिटी बता दी है। बाकी देखो आपको सारी पॉसिबिलिटी चेक भी नहीं करनी थी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ कंडीशन नहीं दी गई है, तो ये क्वेश्चन जो पहले वाली कंडीशन है उसी से हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। फिर भी हम, क्योंकि सारी चीजें हमें तो करके देखनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है एक धनराशि पर 10% की जो रेट से 4 ईयर्स में जो साधारण ब्याज है वो 3200 रुपये है। देखो 10 ईयर के हिसाब से 4 ईयर में साधारण ब्याज इतना है, यानी 40% है, उसकी वैल्यू 3200 है। यहाँ से हम 100% निकाल सकते हैं, तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% आ जाएगा ना, तो इसका 5/2 कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80, यानी प्रिंसिपल आ गया हमारा 8000।
आगे हमसे कहा गया है, बोल रहा है कि यदि ब्याज की जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, यानी इसको हम कंपाउंडली इसको करते, तो उस हिसाब से बोल रहा है कि समान राशि पर समान टाइम के लिए, ओके देखो 8,000 पर ही सेम टाइम के लिए यानी 4 ईयर के लिए और सेम रेट से मिश्र धन क्या होता है यानी अमाउंट क्या होता है। देखो 10% का आपको पता होना चाहिए, 4 साल में कितना होता है, ये 46.41% होता है। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको पता, इतना तो पता ही होगा, क्योंकि देखो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो देखो 10 का 2 साल में पता ही है आपको 21% होता है, फिर 21 का वापस 21 निकालेंगे तो 21 गुणा 21 और ये हो जाएगा 21 गुणा 21 बटे 100, तो ये आ जाएगा 42, तो ये आ जाएगा और 441 बटे 100 4.41 और आ जाएगा, तो 46.41% होता है। ठीक है, तो देखो 10% में आपको 4 ईयर का 3 ईयर का सारे याद होना चाहिए। 3 ईयर का 33.1% होता है, क्योंकि 10% एक ऐसी वैल्यू है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हर किसी को इसका डायरेक्ट पता होता है। तो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो एक तो तरीका ये है कि इसका 146.41% निकालो तो हमारा अमाउंट आ जाएगा, या फिर पहले हम निकाल लेते हैं इसका 46.41%, उसमें 8,000 जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना आएगा, 8,000 में जितने ब्याज निकल के आएगा। ठीक है, और देखो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो अगर मैं इसके 2 पॉइंट हटाऊंगा, देखो ये तो परसेंटेज में थी एक तो वैल्यू, तो यहाँ पे मैं क्या 100 से डिवाइड करूंगा, तो इस 2 जीरो से तो ये 2 जीरो चली गई। और अगर इसके मैं पॉइंट नहीं हटाता हूँ, इसको रहने देता हूँ, देखो इसका जो 1 जीरो है, इसका ये पॉइंट यहाँ पे की जगह यहाँ पे खिसका देगा ये, तो ये कितना आ गया 4 6 4 गुणा 8 इतना आ गया ये, तो ये हमारा आ जाएगा 4 6 4.1 था ये, तो ये था 464.1 इंटू 8 आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करनी है अब हमें, ये हो जाएगा 8 एकम 8 और ये कितना हो जाएगा 8 चौके 32। देखो आंसर आना चाहिए लास्ट में 0.8 आएगा और 2 आना चाहिए, 0.28 आना चाहिए, लेकिन 2 ऑप्शन में है। ठीक है कोई बात नहीं, 8 चौके 32 बचे हमारे 3, 8 छः 48 3 51 1 1 आना चाहिए, 1 2 आना चाहिए और 0.8 आना चाहिए। ऐसा ऑप्शन कौन सा, सिर्फ ऑप्शन सेकंड ही है। ठीक है, वैसे मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, ये कितना हो गया हमारा 8 एकम 8 और फिर 8 चौके 32 3 कैरी आई, 8 छः 48 3 51 अब 5 कैरी आई और 8 चौको 32 32 और 5 कितना हो गया 37, तो 3,712.8 हो गया। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11,712.8। बाकी मैंने देखो लास्ट के डिजिट है उनसे निकाल के डायरेक्ट ही ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिया था, क्योंकि 2 ऑप्शन ऐसे थे जिसमें सेम आ रहा था, तो हमने ये तीसरी डिजिट पे निकाल ली थी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि एक जो कोई फल विक्रेता है 80 संतरे बेचकर 95 का मूल्य वसूल रहा है। ठीक है, देखो 80 संतरे उसने बेचे हैं और 95 का मूल्य वसूल लिया है, यानी इसका जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, वो कितना हो जाएगा 15 की सीपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 80 संतरे बेचकर 25 का हमारा ये सीपी वसूल रहा है, इसका मतलब जो लाभ है वो 15 संतरों के सीपी के बराबर हो गया। और लाभ पता है आपको क्या होता है, लाभ होता है जब हम एसपी में से सीपी घटाते हैं। तो एसपी कितने का 80 का, तो 80 का एसपी माइनस 80 का सीपी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 80 और 15 ही हो जाएगा, 95 का जो सीपी है वो 80 के एसपी के बराबर आ जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 5 से काटेंगे 19 टाइम, 5 से काटेंगे कितना 16 टाइम, तो सीपी एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा 16/19। ठीक है, तो देखो 16 की चीज 19 में बेच रहा है, 3 का लाभ कमा रहा है 16 पर, तो 3/16 का लाभ हो गया। आपको पता है कि जो 1/16 कितना होता है 6.25% होता है। तो अगर इसका मैं 3 टाइम कर दूं, इसका मैं 3 टाइम कर दूं तो 3/16 आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 6.25 का 3 टाइम 18.75, जो कि ऑप्शन हमारा गिवन है फर्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसे 3 6 2 7 में जोड़ने पर जो प्राप्त योग है वो 4 5 6 और 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, देखो 3 6 2 7 में हमें कोई नंबर जोड़ना है, जो हमारा सम आए वो किससे डिविजिबल हो जाए, इससे, यानी इनके एलसीएम से डिविजिबल हो जाए। इन सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 4 और 5 का तो 20 होता है, और 20 और 6 का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 60 और 8 का कितना आ जाएगा 120, यानी 120 से डिविजिबल होना चाहिए हमारा नंबर। ठीक है, तो देखो ये 3627 है, अगर इसको हम 120 से डिविजिबल करें तो कितना आएगा हमारा, देखो 3600 तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा हमारा 120 से, बचेगा कितना यहाँ से 27 बचेगा। अब इसमें कितना और ऐड करें कि ये हमारा 120 से डिविजिबल हो जाए, तो जितना ये 120 से कम है उतना ऐड कर दो। 120 से ये कितना कम है, तो 120 में से 27 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा 20 गया, तो 100 और 7 और 93। ठीक है, तो अगर इसमें हम 93 और ऐड कर देंगे तो ये हमारा 120 हो जाएगा, जो 120 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 93 हमें ऐड करना होगा। और इसमें क्योंकि जितना कम है ये उतना ही तो हम इसमें जोड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। देखो ये है 25/10, तो 5 5 25 5 दूनी 10 माइनस। अब हम पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को तो ये कितना आ जाएगा 7/12 आ जाएगा ये वाला ब्रैकेट, और इसके साथ ऑफ लगा है यानी 6/5। तो देखो 6 से ये 2 टाइम कट जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये आ गया 7/10।
7/10 आ गई इतनी टर्म। अब यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 7 टाइम जाएगा, 2 से 5 टाइम जाएगा, इससे 3 टाइम जाएगा। तो ये कितना बच गया, 7/21/5 बच गया यहाँ पे। प्लस ये देखो 1/5 है, डिवाइड है 1/25 से, तो इसके उल्टे से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तीसरी टर्म, ये जो लास्ट टर्म है ये हमारी 5 आ गई। बस अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो ये तो है 5 प्लस का और ये है 2.5, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7.5। 7.5 का मतलब है 15/2, तो इस टर्म दोनों को मैं हटा दूँ और 15/2 लिख दूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम। यहाँ में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 हो जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 एलसीएम आ जाएगा। तो ये होगा 42, 42 माइनस 7। जब 42 में से 7 जाएंगे तो कितना बचा हमारा, 35 बचा ना। तो ये आ जाएगा हमारा 15/2 और प्लस का आएगा 35 बटे कितना, 10। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 से 2 टाइम और 5 से 7 टाइम, 15 और 7 कितना आ गया, 22। 22/2 मतलब 11 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर लो, जैसे भी आपको सुटेबल हो। डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते थे। देखो नेक्स्ट सवाल है, हमसे बोल रहा है कि पी और क्यू एक साथ काम, पी और क्यू ने एक साथ काम पूरा किया है, ठीक है, और उन्हें इतने और इतने रुपए मिले हैं। देखो जब भी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो पैसा किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है, इनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से अगर इनको हम रेशियो लेंगे तो वो इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा, यानी इनकी जो कार्य क्षमता है उसका रेशियो आ जाएगा। ये किसका, ए का गिवन है और ये किसका, बी का गिवन है, नहीं सॉरी ए बी नहीं है, यहाँ पे ये पी है और ये क्यू है। ठीक है, तो इसका अगर हम रेशियो लेते हैं तो 0 से 0 चले जाएगा और 12 नम्मा 108। देखो 36 से ही कट जाएगा, ये 36 दिया 108 और 36 चौक 144, 3/4 हो गया। यानी पी की इफिशियंसी 3 आ गई, क्यू की इफिशियंसी 4 आ गई। आगे हमसे कहा गया है कि यदि जो पी है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तो टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा, पी 20 दिन में कर सकता है और इसकी इफिशियंसी 3 है, तो टोटल काम 60 है। तो पूछ रहा है कि पी और क्यू कितने दिन में करेंगे, तो पी की इफिशियंसी 3 है, क्यू की 4 है, टोटल 7 हो जाएगी। तो 7 8 56 और ये आ जाएगा 4 7 8 से ही 4/7, जो कि ऑप्शन नंबर 4 गिवन है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ट्राइंगल है एबीसी, तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी है। एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें एक्स और वाई पॉइंट है ए बी और ए सी पर। किस प्रकार है कि जो एक्स वाई समांतर है बी सी के, यानी ऐसे पॉइंट है कि ये जो एक्स है ये वाई है, ये समांतर हो गया बी सी के। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ट्राइंगल ए एक्स वाई है और ए बी सी क्या हो गए, सिमिलर हो गए क्योंकि ये पैरेलल है। तो अब हमसे दिया क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स वाई और बी सी का रेशियो 2.5:7 है। तो अगर हम रेशियो लें एक्स वाई और बी सी का, तो ये है 2.5, जिसको 5/2 लिख देते हैं, और ये 7 है, तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5/14। ठीक है, देखो ये साइड्स का रेशियो आ गया ट्राइंगल, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसकी साइड्स का रेशियो 5 आ गया, 5K मान लेते हैं, इसका 7 आ गया। तो इनका जो एरिया है वो स्क्वायर के जो साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में बढ़ जाएगा। यानी अगर इसके एरिया की बात करें तो हमें 25 हो जाएगा, और पूरे की बात करें हम पूरे ट्राइंगल की, तो ये कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है। हमसे इसने पूछा क्या है, बोल रहा है कि समलंब चतुर्भुज है जो ट्रिपेजियम है BCYX। तो देखो पूरा 196 था और ये 25 है, तो ये कितना बच जाएगा, 6 में से 5 गया और 19 में से 2 गया तो 17, 171 डिवाइड। और देखो 171 एक में ही था, आपकी बात कुछ करने की जरूरत नहीं थी आगे। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को आप एग्जाम में यूज किया करो। अब मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ तो मैं पूरा बता देता हूँ कि इसका एरिया, और पूछ रहा है AXY, और AXY 25 था, तो 171 रेशियो 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये A³ प्लस B³ के कंपैरिजन बेस्ड पे लगभग ये हर शिफ्ट में पूछा ही जाता है। देखो ये क्या है, बेसिकली ये है √6 P प्लस √2Q, उसका होल क्यूब भी तो है ये इसका होल क्यूब है, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम। ये क्या होता है A प्लस B, जो कि ये तो है ही, तो हमें मतलब है जो यहाँ पे A² प्लस B² माइनस AB वाले टर्म से। ठीक है, तो हम डायरेक्ट उसी को लिखेंगे, क्योंकि जो चीज़ दी हुई है उसका तो मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे आएगा A², यानी √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6। A² आ गया, इसके साथ P और है, तो A² प्लस B² कितना आ जाएगा हमारा, ये √2 का स्क्वायर 2Q² माइनस होता है AB, तो √6 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √12, और √12 में लिख सकते हैं 4 गुणा 3, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2√3 इंटू P इंटू Q। इसकी हमें कंपैरिजन करनी है। ठीक है, तो इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं हम। तो देखो यहाँ पे SP² है, यहाँ पे 6P² है, तो जो S की वैल्यू है वो 6 आ गई। आगे हमें MQ² है, यहाँ पे 2Q² है, तो जो M की वैल्यू है वो 2 आ गई। यहाँ पे माइनस NPQ है और यहाँ पे ये है, तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3 आ गई। अब जो पूछा है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमसे पूछा है √S² 36, M² 4 और ट्वाइस ऑफ N², इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दिया 12, दिया जाएगा 12। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 36 और 4 40 और 12 दूनी 24,
40 और 24, 64, 64 का आ जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर गिवन है हमारा थर्ड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जो केले की प्राइस है उसमें 20% की कमी होगी। देखो प्राइस में 20% की कमी हो गई तो इसका मतलब है कि 20% होता है 1/5, यानी कि जो हमारा प्राइस है वो कितना हो गया, 5 से 4 हो गया, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारी, इसकी जस्ट रिवर्स हो जाती है। ठीक है, यानी ये हो जाएगी 4 से 5, सेम अमाउंट में अब पहले 4 लाता था 5 लाता है ये। तो बोल रहा है कि इससे क्या हुआ कि जो ग्राहक 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद के ला रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, एक खरीद के एक्स्ट्रा ला रहा है, उस एक की वैल्यू कितनी है, 6 केले। 6 बनाना है, तो पहले कितना लाता था वो, 24 बनाना लाता था, अभी कितना ला रहा है, 30 बनाना ला रहा है, तो 6 बनाना एक्स्ट्रा हो गया। पूछ रहा है कि केले के पर डजन मूल्य में हुई वृद्धि या कमी ज्ञात करो। ओके, देखो यहाँ पे हुआ क्या है, ये पूछ रहा है कि केले में पर डजन में हुई कमी या वृद्धि निकाल ली है। ठीक है, तो देखो पहले जो 24 केले हैं, यानी 24 केले का मतलब है 2 डजन केले हैं, वो 80 रुपए में लाता था। ठीक है, तो 1 डजन का प्राइस क्या था, पहले कितना था हमारा, 40 रुपए था। लेकिन अब क्या हो रहा है, 30 केले ला रहा है, 30 केले में कितने डजन हो जाएंगे, 2.5 डजन। 2.5 डजन को लिख सकता हूँ मैं 5/2, 5/2 डजन है वो 80 रुपए में ला रहा है, यानी अब 1 डजन का जो प्राइस है वो कितना हो गया, 5 से 16 और 16 दूनी 32 रुपए। 32 रुपए हो गया, तो 1 डजन में कितने की कमी आ गई, पहले 40 में लाता था कोई चीज, अब 32 में ला रहा है, तो कमी कितने की हो गई, 8 की हो गई। यही हमसे पूछा था, नहीं सॉरी, हमसे पूछा गया है केले के पर डजन मूल्य में हुई कमी रुपए में निकालनी है। पर डजन मूल्य में हुई कमी, देखो ये तो मूल्य में कमी पूछ रहा है, तो मूल्य में कमी तो 8 की होगी, और अगर हमसे पूछा था कि ये पर डजन में, पर डजन कितने का आ रहा है, तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है मेरे हिसाब से क्वेश्चन की। लेकिन अगर पूछ रहे कमी के बाद जो प्राइस है, तो वो तो हमारी कितनी हो गई, 1 डजन की 32 ही हो गई, उस हिसाब से तो हमारा आंसर ये होगा। बाकी ये मेरे हिसाब से मेरे को थोड़ा ही कंफ्यूजिंग लग रही है लैंग्वेज। ठीक है, देखो अगर उस हिसाब से पूछता तो फिर हमें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता है दूसरे केस में हमें 30 केला लेके आ रहा है, यानी 2.5 केला लेके आ रहा है 80 रुपए में एक्स्ट्रा, तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाता डायरेक्ट ही, तो 5 से 16 32 रुपए यहाँ से डायरेक्ट निकल के आ जाता, लेकिन मुझे लगा कि वो पूछा गया है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला 10b हमारा 5/3 है, तो 10 क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर, जो कि 5 बेस ही हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 का स्क्वायर 25 और 9 34, √34 हो जाएगा ये। हमसे पूछा क्या है, कोसेक बी। देखो ये 10b दिया था, कोसेक पूछा है, कोसेक क्या होता है, साइन होता है हमारा लंब बटे करण, करण बटे लंब हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस, √34 बटे परपेंडिकुलर 5 प्लस साइन, साइन क्या हो जाएगा हमारा लंब बटे करण, यानी 5/√34, डिवाइड करना है कॉस बी। कॉस होता है हमारा बेस बटे हाइपोटेनस 3/√34 माइनस सेक, सेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा √34/3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो √34 34 34 34 और ये हो जाएगा 25, तो 34 25 कितना हो जाएगा, 30 20 50 50 और 4 59/5 √34, तो ये ऊपर हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 × 3 9, 9 माइनस 34, तो 9 में से अगर हम 34 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 25। ठीक है, माइनस का 25 और बटे में क्या है, 3 √34, तो देखो यहाँ से क्या होगा कि √34 से √34 तो कैंसिल ही हो जाएगा, और ये बचा है यहाँ पे 59/5, और ये देखो माइनस में आएगा आंसर हमारा, और इसको उल्टा करके लिख देते हैं 3/25, तो ये आना चाहिए 25 पंजे 125, और 60 का 3 गुना 180 हो जाता, लेकिन 3 कम आएगा, 177/25 और माइनस का, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा गिवन है सेकंड। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इस हमारा का सही जवाब हो जाएगा। तो देखो हमारा नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, इस पर हमने क्या इसका जो माइनर आर्क ए बी पर एक हमने जीवा खींची है। देखो मान लो इस पर एक जीवा खींची है, और इसी पर क्या है, टेंजेंट भी खींची गई है, ए और बी से जो टेंजेंट खींची गई है जो डी और ई पर मिलती है। ठीक है, सॉरी डी पर मिलती है, यानी इन दोनों से हमने एक टेंजेंट खींची, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, इन दोनों से जो टेंजेंट खींची है वो पॉइंट डी पर मिल रही है, ये हमारा पॉइंट डी हो गया। आगे हमसे कहा गया है कि जो एंगल ए सी बी है वो 116 है, और सी क्या था हमारा, ए और बी के बीच में एक पॉइंट है, यानी यहाँ पे कहीं मान लो सी है, तो एंगल ए सी बी हमें 116 दिया, ए सी बी, ओके, दिस एंगल इज 116। तो हमसे पूछा है एंगल ए डी बी बता दो। ठीक है, देखो एक तो मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ, जो ये वाला एंगल होता है ये क्या होता है 9, अगर ये वाला एंगल हमारा थीटा है, तो जो ये वाला एंगल होता है 90 + θ/2 होता है। मैं आपको अभी प्रूफ भी बताऊंगा, पहले मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको शॉर्टकट पता होने चाहिए। तो आ जाएगा 116 में से 90 जाएगा तो 26, और 26 का डबल यानी थीटा बराबर 52 डिग्री हो जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4।
ये तो हो गया इसका हमारा शॉर्टकट। अब मैं आपको इसको बताता हूँ प्रॉपर तरीका। इस 116 को तो मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हम इसका थीटा लेके ही प्रूफ कर रहे हैं। अगर ये थीटा है तो आपको पता है कि ए, ये इसका मान लो हमारा सेंटर है, तो ए डी बी ओ ये क्या होता है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेट होता है। अगर ये थीटा है तो जो ये वाला एंगल होता है ये हमारा कितना होता है, 180 माइनस थीटा हो गया। अब देखो सेम बेस ए बी पर मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ ये वाली लाइन को, तो सेम बेस ए बी पर ये वाला एंगल कितना होगा हमारा 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि इसको मैं नया पॉइंट ये मान लूँ, तो देखो ए ई बी सी ये क्या है हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो आमने सामने का सम कितना होता है 180 होता है। यानी ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, 180 में से माइनस करेंगे हम किसको, 90 माइनस थीटा बाई 2 को। 90 माइनस थीटा बाई 2 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 180 में से 90 गया तो 90 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2। यानी ये वाला एंगल हमारा कितना निकल के आएगा 90 प्लस थीटा बाई 2, यही मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो देखो आपको अब याद क्या रखना है कि अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये वाला एंगल होता है 90 माइनस थीटा बाई 2, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल हमारा होता है 90 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपको डायरेक्ट याद होंगी तो आपको आसानी होगी, लेकिन आपको पता है एक स्टैंडर्ड तरीके से याद करना है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि ये हमें दिया है एक ही रेंज ये है। देखो इसको हम बना लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो देखो बनी हुई है, ये है tan स्क्वायर ए माइनस का 6 tan ए प्लस के 9 बराबर 0। आपको समझ आ रहा है ये किसका होल स्क्वायर है, ये पता है क्या है, ये है tan ए माइनस 3। ठीक है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ तो यही तो आएगा, क्योंकि tan स्क्वायर ए आएगा 9 आ गया और माइनस ये बराबर 0 है। यानी यहाँ से जो tan ए है वो हमारा कितना निकल के आ गया है, हाँ देखो ये स्क्वायर 0 हो जाएगा तो tan ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब 3 तो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं, तो tan क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर बटे बेस, लंब बटे आधार। ठीक है, या लंब को कह सकते हैं परपेंडिकुलर, आधार को कह सकते हैं बेस। तो हमारा हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक 10, इसका अंडर रूट 10 आ जाएगा। यानी कर्ण या हाइपोटेनस कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। तो हमसे जो पूछा है उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं हम। हमसे पूछा है 6 इंटू कॉट ए, tan होता है लंब बटे आधार, तो ये हो गया आधार बटे लंब। आधार कितना है हमारा, बेस है 1 और लंब या परपेंडिकुलर है 3, प्लस 8 इंटू अंडर रूट 10 इंटू कॉस। कॉस होता है हमारा बेस बटे हाइपोटेनस, बेस या आधार हमारा 1 है और हाइपोटेनस कितना है रूट 10 है, तो ये रूट 10 हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो ये 2 टाइम चले जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2, तो ये आ गया, और रूट 10 से रूट 10 चले जाएगा, 2 प्लस 8 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 गिवन है। क्योंकि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि AC है, किसी वृत्त का क्या है डायमीटर है, तो हम एक सर्कल बनाते हैं। ये हमारा एक सर्कल हो गया जिसमें AC क्या है हमारा डायमीटर है, ये A हो गया, ये C हो गया। आगे बोल रहा है जो वृत्त को 2 अर्धवृत्त में विभाजित करता है तो करेगा ही डायमीटर। आगे बोल रहा है कि A अर्धवृत्त की जीवा AD इस प्रकार है कि AD पैरेलल है AC के। देखो एक कॉर्ड है हमारी AD जो AC के पैरेलल गिवन है। ठीक है, तो AD हमारा ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल हो गई इस वाली लाइन के। आगे हमें गिवन है B है वो दूसरे जो अर्धवृत्त है यानी जो सेमी सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है, मान लो कि B हमने यहाँ मान लिया। गिवन क्या है, एंगल CBE 75 है, CBE इनको हम यहाँ से मिला देते हैं, इसको E से मिलाना है, ये E हो गया और ये हो गया हमारा CBE। ठीक है, इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। ये वाला जो एंगल है हमारा ये 75 डिग्री है। ठीक है, और देखो आपको पता है कि जो लाइन ED है लाइन AC के पैरेलल थी, तो अगर ये एंगल हमारा थीटा है ये वाला, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। देखो अब हमें क्या क्या गिवन है, अगर मैं 75 डिग्री की बात करूँ तो ये कौन से बेस पर बन रहा है। ठीक है, देखो अगर बेस में इसकी बात करूँ EC की, ठीक है, तो बेस EC पर 75 बन रहा है सरकमफ्रेंस पर, तो इस बेस पर और कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बन जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ तो ये वाला एंगल भी इसी बेस पे बन रहा है, यानी ये भी 75 होगा। और देखो दूसरा हमें गिवन था कि जो AC है वो क्या है हमारा डायमीटर है, तो डायमीटर पता है आपको सरकमफ्रेंस पे 90 का एंगल बनाता है, तो ये वाला एंगल हमारा 90 हो गया। अब जब ये 90 है ये 75 है, तो देखो एक एंगल हमारा 90 हो गया, ट्राइंगल में एक एंगल 75 हो गया, कितना हो गया 9 और 7 16 165। जो तीसरा एंगल बचा है थर्ड एंगल वो कितना हो जाएगा 180 माइनस 65, तो कितना आ जाएगा 15। तो ये 15 कौन सा है, ये वाला थीटा, तो थीटा बराबर 15 है, तो ये थीटा भी 15 हो जाएगा। पूछा क्या था हमसे कि एंगल CED बताना है, CED यानी यही पूछा था, तो 15 डिग्री हो जाएगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि प्रथम 6 प्राइम नंबर है उनका एवरेज बता दो। देखो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा 2 होता है, 2 के बाद प्राइम क्या होता है 3 होता है, 3 के बाद क्या होता है 4 5 तो होते नहीं है, और सॉरी 4 नहीं होता 5 तो होता है, और 6 नहीं होता 7। इसके बाद 8 9 10 ये सब नहीं होता है, 11 होता है, और 12 नहीं होता 13। 6 लेने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 6 हो गए, तो इनका सम कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2 और 3 5 5 और 5 10 10 7 17 17 11 28 28 और 3 31 और 10 41।
41 में जब मैं 6 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 6 6 36 और बचे 5, तो 6 5/6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 गिवन है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि 8 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार आधार वाले एक सम पिरामिड है, उसका जो टोटल सरफेस एरिया गिवन है वो 208 है। तो पूछ रहा है पिरामिड की स्लैंट हाइट क्या होगी। तो देखो पिरामिड का जो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, इनटू स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट को मैं एल लिख देता हूँ, यहाँ पे ये लिख ही देता हूँ, चलो स्लैंट हाइट प्लस क्या होता है, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है जो पिरामिड है उसका। क्योंकि देखो पिरामिड है एक हमारी क्या होती है, एसिमेट्रिक फिगर है। जो सिमेट्रिक फिगर नहीं है तो इसमें 1/2 आता है, जो सिमेट्रिक फिगर है उसमें 1/2 नहीं आता है। तो अब इसमें रख देते हैं वैल्यू 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। तो बेस क्या है हमारा सर, क्या है हमारा, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 साइड होती हैं तो 32 इंटू स्लैंट हाइट मान लो एल प्लस आगे पूछ रहा है एरिया ऑफ बेस। तो देखो बेस क्या है हमारा सर, सॉरी स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 8 साइड है तो 64, इसकी वैल्यू हमें 208 गिवन है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से ये 16 टाइम चले जाएगा और इसमें से 64 माइनस होगा तो कितना बचेगा, इसमें से 64 माइनस होगा तो 8 में से 4 गया 4 और 20 में 6 गया तो 14, 144। तो 16 एल की वैल्यू 144 आ गई, तो एल कितना आ जाएगा, 16 नंबर 144 होते हैं तो 9 आ जाएगी हमारी स्लैंट हाइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए और बी किसी पेड़ के ए की तरफ 2 पॉइंट हैं। देखो एक पेड़ है हमारा, मान लो कि ये हमने एक पेड़ बना दिया, ठीक है। बोल रहा है कि इसके ए की तरफ 2 पॉइंट हैं जो कि 50 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरे से 50 मीटर के डिस्टेंस पे है। आगे बोला इन पॉइंट्स की जो पेड़ का जो टॉप है उससे एंगल 60 और 90 है। तो देखो ये वाला एंगल हमारा 60, एक सेकेंड यार, ये वाला एंगल हमारा 60 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो 90 डिग्री की तरफ बड़े एंगल होते हैं और दूर जाओगे तो जैसे जैसे एंगल छोटे होते जाएंगे। तो ये 90 है तो ये, और ये 60 था तो ये 30 है। देखो इसमें तो वैसे भी आपको समझ आ रहा है कि जब ये 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 रहा होगा। इसका मतलब ये है इस 30 के सामने की साइड अगर ये वाली है तो इसके 30 के सामने ये वाली साइड भी क्या रही होगी, बराबर रही होगी, तभी तो हमारे एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब ये है अगर 60 डिग्री की बात करें तो ये √3 है, 1 है, ये 2 है। यानी अगर ये 2 यूनिट है हमारी ये वाली लेंथ, तो ये भी हमारी 2 यूनिट है। 2 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ गई। हमसे इसने पूछा गया है पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई है हमारी √3। तो देखो ये आ जाएगी हमारी 25 √3। इसका हमसे पूछा है 40%, 40% होता है 2/5, 5 से 5 टाइम चले जाएगा तो 5 दूनी कितना आ गया, 10√3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर गिवन है फर्स्ट। ओके देखो ये क्वेश्चन है, देखो ऐसा क्वेश्चन ना, ये इतना फेमस क्वेश्चन है कि इसको जरूर पूछता ही है एग्जाम में। देखो ये क्या है, ये आपने हजारों बार ये क्वेश्चन देखा होगा। ये PQR हमारा एक ट्राइंगल है जिसमें Q 66 है और बोल रहा है कि R 34 है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि जो T है वो QR पर एक पॉइंट है, तो T को हम मान लेते हैं कि QR पर एक पॉइंट है, और S है वो Q और T के बीच में है, Q और T के बीच में एक पॉइंट हो गया S। तो आगे कहा है कि जो PS है वो परपेंडिकुलर है QR के, यानी ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो दूसरा ये बाइसेक्टर होगा। ओके देखो बाइसेक्टर ये है, PT है वो QPR का समद्विभाजक है, QPR ये है हमारा इसका बाइसेक्टर। देखो पूरे का है, यानी ये वाला एंगल पूरा थीटा होगा तो ये थीटा होगा। आगे हमसे पूछा है कि एंगल SPT बता दो। SPT का मतलब है कौन सा एंगल पूछा है, दिस वन एंगल। तो आपको पता ही है, आपने कितनी बार पढ़ा है, ये होता है 1/2 इन दोनों एंगल का डिफरेंस का आधा। तो 66 माइनस 34 तो ये कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गए तो 2 और 6 में से 3 गए तो 3, 32, 32 का आधा कितना होता है, 16। तो देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ABC के पास इतने रुपए हैं और इनको 5 7 9 में बांटना है। तो 9 7 16, 16 5 21, 21 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 5 105, 500। 1 यूनिट की वैल्यू 500 होगी, तो इनके पास रुपए कितने आ गए, 500 के हिसाब से 5 5 25 और ये आ जाएगा 3500 इसका आ जाएगा, और 5 नाम 45, इतने रुपए आ गए। लेकिन आगे हमसे बोल रहा है कि अगर इनके पास 500 रुपए हर एक और एक्स्ट्रा दे दें तो फिर रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो इसको जब 500 और दे दिए, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, जब इसको 500 दे दिए तो ये 3000 हो जाएगा, इसको 500 दे दिए तो ये 4000 हो जाएगा, जब इसको 500 दे दिए तो ये 5000 हो जाएगा। तो आपको पता है रेशियो कितना आ गया, 3 4 5 आ जाएगा, 3 0 से 3 0 उड़ जाएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता ही है कि जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।